जो नुकसान मोदी जी को जंतर मंतर में कॉकरोच आंदोलन नहीं कर सका, वो नेपाल से होगा। जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर को जितना जल्दी हो सके, मोदी जी को भी जितना जल्दी हो सके, हमारे प्राइम मिनिस्टर से बैठ के ये कॉमन एनिमी जो है नेपाल और भारत का स्टेबिलिटी और सोवरेनिटी के लिए, उसको टैकल करने के लिए तुरंत अगर कदम न चाला जाए, न उठाया जाए, तो ये जंतर मंतर का जेनजी कॉकरोच आंदोलन से बहुत भयावह होगा। इसमें डायरेक्ट फॉरेन पावर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें। कल जनकपुर में भी कुछ युवाओं को गोली लगा, एक की वहीं पर सड़क में ही आंदोलन के वक्त ही जान गई। अब इस घटना को कैसे देखें, ये कैसे हो रहा है? अभी के वक्त में देखें तो ये हिंदू और मुस्लिम से बाहर जाकर सरकार वर्सेस हिंदुओं का आंदोलन हो रहा है। देखो, ऐसा है सुमन भाई कि हिंदू में भी लोग उन लोगों को इंसाइट करते हैं, उत्तेजित कर रहे हैं। जैसे पैलेस्टीन को गाजा छोड़ना पड़ा, कहीं ऐसा न हो कि हमें मधेश या तराई का एक बहुत बड़ा चंक हमारे ज्यूरिडिक्शन से बाहर चला जाए। जी, एंड दैट इज एन हेडेक फॉर भारत ऑल्सो। दे वांट डिस्टर्बेंस इन नेपाल। वो लोग नेपाल में अस्थिरता चाहते हैं ताकि ये पार्टी टूट जाए, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी टूट जाए और वो लोग फिर पावर में आए। हाँ, पर एट व्हाट कॉस्ट? कितना मूल्य हम लोग चुकाएंगे? राष्ट्रीय सवाल और नेपाल पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका भाई सुमन और आज हम नेपाल में हो रहे सांप्रदायिक हिंसा और उससे होने वाले प्रभाव के विषय में बातचीत करने वाले हैं। सर, स्वागत है आपको। धन्यवाद। सुनसरी से जो सांप्रदायिक दंगा शुरू हुआ था कुछ दिन पहले, उसके बाद करीब 5 दिन के बाद कल शाम नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन्द्र शाह ने अपने जनता के नाम में पहली बार संबोधन किया। अब जैसे उन्होंने संबोधन किया, इसको भी जनता ने बहुत सारे दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आपको क्या मानना है सर? उन्होंने जैसे संबोधन किया, कैसा था उनका संबोधन आपका दृष्टिकोण से? मैं तो कहूँगा थैंक गॉड आफ्टर 4 months आवर प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द नेशन। जी, अभी इसमें क्यों विभिन्न किस्म के टीका टिप्पणी और क्रिटिसिज्म आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि ये दिस इज टू लेट टू लिटिल। जी, इतने से नहीं होने वाला। इसका रूट बहुत डीप है। हजुर, हम लोग इससे पहले भी, कल भी इसी को हम लोग मेंशन किए थे कि बातचीत किया था इस संदर्भ में हमने। द रूट कॉज इज more than 1.5 million Bangladeshi Muslims, Rohingya Muslims, जी, their population is the problem here. नेपाल में जब तक उसको हम लोग डिपोर्ट नहीं करते हैं या हमारे मुसलमान नेपाली मुसलमान से अलग नहीं करते हैं, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जी, एंड it is not in the interest of the local parties plus the old parties, Congress, MLA, even Maoiwadi. जी, They want disturbance in Nepal. वो लोग नेपाल में अस्थिरता चाहते हैं ताकि ये पार्टी टूट जाए, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी टूट जाए और वो लोग फिर पावर में आए। हाँ, पर एट व्हाट कॉस्ट? कितना मूल्य हम लोग चुकाएंगे? मेरे ख्याल से हम लोग जैसे पैलेस्टीन को गाजा छोड़ना पड़ा, कहीं ऐसा न हो कि हमें मधेश या तराई का एक बहुत बड़ा चंक हमारे ज्यूरिडिक्शन से बाहर चला जाए। जी, एंड दैट इज एन हेडेक फॉर भारत ऑल्सो। इसीलिए मैं चाहता हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ भारतीयों को, नेपालियों की, ये दोनों का कंबाइंड प्रॉब्लम है। वी शुड टैकल इट कंबाइंडली। जी,
with full force and full dedication. Otherwise, नेपाल कंट्री तो फ्रैगमेंटेड होगा। उसके बाद जो नुकसान मोदी जी को जंतर मंतर में कॉकरोच आंदोलन नहीं कर सका, वो नेपाल से होगा। जी, ये मेरा मानना। जी, जैसे बालेंद्र शाह नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अपने देश में रहने वाले जनता के नाम में संबोधन किया, जो हिंसा भड़का था उसको रोकने के लिए अपील किया। आज सुबह ही न्यूज़ आया था कि नेपाल के जो गृह मंत्री है सुदन गुरुङ, उन्होंने सुनसरी जाकर, जहाँ पर वो दंगा हुआ था, वहाँ पर उनके परिवार के साथ 7 पॉइंट में एग्रीमेंट भी किया है, ऐसा न्यूज़ भी आ रहे हैं। क्या अब नेपाल में जो हिंसा हो रहा था, सांप्रदायिक द्वंद्व हो रहा था, वो रुकेगा? क्या है आपका मानना? क्योंकि कल देखें तो सुनसरी से लेकर मध्य प्रदेश तक वो आंदोलन आ चुका है। मध्य प्रदेश में कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग की जान भी जा चुकी है। क्या अब ये रुकेगा या फिर और भी बड़ा होकर जाएगा ये आंदोलन? क्या होगा? अगर रुकना होता तो ये फैलता ही नहीं। जी, फैलता ही नहीं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बहुत डीप है इसका रूट। इसका रूट जो है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मोदी एट नेपाल्स कॉस्ट। जी, ये खतरनाक चीज़ है। इस चीज़ को जितना जल्दी हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे नेता लोग समझ जाए, नेता लोग तो नहीं समझेंगे पूरा, उन लोग समझना भी नहीं चाहते। जी, ये लोग इससे भागते हैं, ट्रूथ से भागते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों के शासनकाल में ये लोग आगे बैठे हैं ना यहाँ पर। हाँ, और इन्हीं लोगों ने इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संरक्षण दिया। मैं भारत को इसलिए आह्वान करता हूँ, भारतीय सरकार को, मोदी जी को, कि ये भारत ही से आए हैं, अब बाकी ना आए वो फिर नेपाल के अंदर। जो आपके यहाँ जो करीब 3 करोड़ बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, वो लोग फिर यहाँ न घुसे, उसके लिए आपको बॉर्डर में स्ट्रिक्ट करना चाहिए, उसमें नेपाल को सहयोग करना चाहिए। जी, अगर वो हो गया, उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर को जितना जल्दी हो सके, मोदी जी को भी जितना जल्दी हो सके, हमारे प्राइम मिनिस्टर से बैठ के ये कॉमन एनिमी जो है नेपाल और भारत का स्टेबिलिटी और सोवरेनिटी के लिए, उसको टैकल करने के लिए तुरंत अगर कदम न चाला जाए, न उठाया जाए, तो ये जंतर मंतर का जेनजी कॉकरोच आंदोलन से बहुत भयावह होगा। इसमें डायरेक्ट फॉरेन पावर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें। जी, अब जैसे ये बढ़ता ही जा रहा है, कल जनकपुर में भी कुछ युवाओं को गोली लगा, एक की वहीं पर सड़क में ही आंदोलन के वक्त ही जान गई। अब इस घटना को कैसे देखें, ये कैसे हो रहा है? अभी के वक्त में देखें तो ये हिंदू और मुस्लिम से बाहर जाकर सरकार वर्सेस हिंदुओं का आंदोलन हो रहा है। देखो, ऐसा है सुमन भाई कि हिंदू में भी लोग उन लोगों को इंसाइट करते हैं, उत्तेजित कर रहे हैं। जी, हिंदू यहाँ के लोगों को, लोगों को लोकल लीडर्स इंसाइट कर रहे हैं, जो हमारे इस 2/3 मेजॉरिटी वाला गवर्नमेंट है, उसको, उस पार्टी को टुकराना चाहते हैं, और जो मोदी जी से हेट करते हैं। जी, हमारे यहाँ बहुत तगड़ा मोदी, एंटी मोदी फीलिंग है नेपाल में। जी, बिल्कुल। इस फीलिंग को भी दूर करने के लिए मोदी जी शुड कम फॉरवर्ड। और जहाँ तक ये धर्म नहीं है, धर्म के आड़ में ये यहाँ पर लैंड कब्जा और टेररिस्ट प्लस एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट का अड्डा यहाँ पर, जो वहाँ से उखड़ रहा है। पहले सीरिया से उखड़ गया, कुवैत से उखड़ गया, अब मिडल ईस्ट से जो उखड़ रहा है आफ्टर दिस वॉर और आफ्टर ब्रिक्स सम्मेलन। जी,
ब्रिक्स का जो सम्मेलन हो रहा है सितंबर 12 और 13 तारीख में, उसके बाद जो नया वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है उसमें ये जो एक्सट्रीमिस्ट के लिए कहीं जगह नहीं होगा एक्सेप्ट नेपाल। दिस इज द मोस्ट सॉफ्ट बेली। नहीं, अभी के वक्त में तो वो लोग तो चुपचाप बैठे रहे हैं, फिर भी सड़क में हिंदू युवाओं की जमात जा रहे हैं, सरकार उनको दमन कर रहे हैं। अभी के वक्त में देखें तो ये प्रॉब्लम की एक जड़ ही हिंदू समुदाय नेपाल में दिखाई दे रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नेपाल शांति का देश है, हम बोलते हैं गौतम बुद्ध का देश है, यहाँ पर शांति का देश है इसे बोला जाता है। क्यों यहाँ का सनातनी जो संप्रदाय वो सड़क में आ रहे हैं, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी उनको नीचे दिखाने के लिए गोली चला रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? सुमन भाई का कहना है कि मुसलमान लोग अभी शांत बैठे हुए हैं, जी है कि नहीं अभी के वक्त में? हाँ, जब तक हिंदू लोग एक्साइटेड ना हो, जी, उत्तेजित ना हो, तब तक मुसलमान जाके भीड़ के क्या करेगा? जब वो लोग पूरा जोश में आ जाएंगे तब ये लोग भिड़ेंगे ना, तब इन लोगों को भिड़ाया जाएगा। नहीं, अभी तक उन्होंने भिड़ा नहीं है। नहीं, भिड़ाया जाएगा। अभी जो ये हो रहा है, जैसे सुमन भाई ने कहा कि होम मिनिस्टर ने एग्रीमेंट कर दिया, वो जो जिसका परिवार का जो लड़का मरा था उसको देने से क्या अभी बिरगन शांत हो गया? तो नहीं होगा ना। इट इज़ नॉट द डीजे साउंड, जो वो भजन गाया था या जो साउंड निकला था वो तो उसी क्षेत्र में था ना, तो उसका आवाज़ क्यों बिरगन में सुनाई देता? उसका आवाज़ क्यों जनकपुर में सुनाई दे रहा है? क्यों सिरा में सुनाई दे रहा है? क्योंकि वो आवाज़ एक दिखावा है। उस आवाज़ के आड़ में जी ये लोग फंक्शन कर रहे हैं। ये लोग जब पूरी तरह से हिंदू लोग एक्साइटेड हो जाएंगे, वो लोग जब उत्तेजित होके बिल्कुल वॉर मूड में आ जाएंगे, तब ये लोग आगे आएंगे। उसके बाद ये तो आकलन है, अभी रियलिटी ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा ही हो रहा है ना जी। आप 10 दिन पहले का कॉकरोच आंदोलन देखो ना दिल्ली में, आप लोग उसको बिल्कुल माइनटली अगर स्क्रूटनाइज करोगे तो देखोगे नहीं क्या हो रहा है। वहाँ जो फेल हुआ है शक्ति, मोदी जी को डिसलॉज करने के लिए जो फेल हुआ है, वही वहाँ फेल होने के 2 दिन बाद यहाँ ये कांड हुआ है जी। 2 दिन बाद, उससे पहले नहीं हुआ ना। वो शक्ति यहाँ पर कंसंट्रेट हो गया, ये मेरा मानना है। दिस इज नॉट जस्ट एजम्पशन। क्या आपकी माने तो यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है एक सीजेपी के आंदोलन है? आपने ऐसा ही बोला, क्योंकि वहाँ पर जैसे कॉकरोच आंदोलन रुका नेपाल में हुआ, नहीं, वही शक्ति ने यहाँ पर ये आंदोलन सीजेपी कोई शक्ति ही नहीं है, उसके पीछे जो शक्ति है जी। सीजेपी क्या है? उसका चीफ तो अमेरिका से आया था ना जी, स्टूडेंट है वो सब। उसका क्या फुटिंग है? कुछ भी नहीं है। ये जो चीज़ है, जो शक्ति मोदी जी के अगेंस्ट अभी भी चिल्ला रहे हैं हाउस में, तो वहाँ पर लोकसभा में जी अभी भी सड़क में नारा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब उसका कंट्रोलिंग सेंटर वो नेपाल में होगा। जी। हमारे यहाँ आज से 6 दिन पहले हुआ, 6 दिन पहले मतलब 25 तारीख। 25 तारीख को तो वहाँ पर एग्रीमेंट भी हो गया, सबको छोड़ने के लिए भी एग्रीमेंट हो गया, मिनिस्टर ने रिजाइन भी कर दिया। अभी वहाँ पर जो नया पेपर लीक लॉ जो है वो भी पास हो चुका है जी। तो आपके माने तो क्या अब नेपाल की जो जगह है, नेपाली जो भूमि है, वो अब इंडिया के खिलाफ यूज हो गया आपके माने तो? ऑफ कोर्स, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भारत को आगे आना चाहिए, जल्दी आगे आना चाहिए, और नेपाल और भारत मिलके जब तक ये जो बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान को आप लोग डिपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये शांत होने वाला नहीं है। तब तो फिर यहाँ पर एयर स्ट्राइक करना सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा, या ऑपरेशन 2.0 होगा यहाँ पर,
वो तो तैयार हैं, कह ही रहा है ना भारत सरकार। तो मैंने तो इससे पहले भी मेंशन किया था कि वहाँ के जो स्थल सेना अध्यक्ष आर्मी चीफ ने तो कहा था कि द सिंदूर 2.0 will be three-pronged. Three-pronged means that will include Nepal also, not Pakistan only. जी, Pakistan, Nepal and Bangladesh. अभी अभी एक न्यूज़ आया है नेपाल से कि नेपाल में जो धनुषा की एक मंदिर है, वहाँ पर सो रही अवस्था में एक आदमी की घाटी काट कर हत्या कर दिए गए हैं। अब जैसे वहाँ पर एक गतिविधि हो रहा है नेपाल में, जैसे हो रहा है, अब इसका संकेत क्या है और क्या अब नेपाल गृह युद्ध में अभी जाएगा? अभी बोल रहे थे ना सुमन भाई की, जी। अभी दूसरा पक्ष अभी चुपचाप है, तो वो शुरू हो गया ना। जी, जब देखा कि अब लड़ाई में अगर जाएंगे तो वो लोग भिड़ जाएंगे, तब वो उसको इंसाइट किया जा रहा है ना। अब ये जो मर्डर हुआ जी, है ना, गला काट के जो मर्डर हुआ जी। है, उससे ये लोग हिंदू लोग और इंसाइटेड हो जाएंगे। किसने किया है और ये नहीं उनकी- बताया गया है, फिर भी एक हत्या हुआ है कल। वहाँ पर आर्मी की गोली से एक युवा की जान गई है, एक गंभीर अवस्था में है, और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। अब क्या होगा नेपाल में? क्या This is not going to stop. गृह युद्ध? नहीं, this is not going to stop जी। unless and until India and Nepal both come together. जी, दोनों के संयुक्त प्रयास से ही ये रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। जी। ये मेरा मानना है। अब जितना देर मोदी जी करेंगे, उतना देर मोदी जी के लिए भी खतरा है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर कल निकल चुके हैं अपने सेल से, हाइबरनेशन से निकल गए हैं, अब थैंक गॉड फॉर दैट। अब मोदी जी को कांटेक्ट बढ़ाना चाहिए, और हमारे जो यहाँ के जो बौद्धिक लोग हैं, जी। उन लोगों को भी अब संभल के इस लाइन में सोचना चाहिए। जैसे कि सर आपने जैसे ये बात कह रहे हो कि अभी के वक्त में आपकी बात को माने तो नेपाल सरकार इस जो सिचुएशन बन रहा है, इसको हैंडल करने के लिए एबल नहीं है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सच में नेपाल सरकार इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सक रहा है, या ये करने के लिए वो एबल नहीं है, योग्य नहीं है अभी के वक्त में? क्या है आपका मानना? क्योंकि आपने तो मोदी जी की हेल्प मांगी, अभी के वक्त में आप नेपाली हो, नेपाल में मोदी जी की सहायता के बिना क्या अब यहाँ की ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं होगा? अभी नेपाल का सिचुएशन ऐसा है कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया सड़क, जी, जी, जी। तो फर्स्ट चीज़ क्या करोगे आप? पहले उसको फर्स्ट एड दोगे, हाँ, और उसको कहाँ ले जाओगे? हॉस्पिटल। वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है ना। अभी जो हो रहा है वो फर्स्ट एड हो रहा है हमारे तरफ से। जी, अब हमें इसको एक हॉस्पिटल में ले जाना है। हॉस्पिटल मीन्स हमारे जो पड़ोसी हैं, जिससे ये सॉल्व हो सकता है, जी, क्योंकि उनका भी इन्वॉल्वमेंट, मतलब पर्सनली मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि वहीं से ये लोग आए हुए हैं, माइग्रेंट्स आए हुए हैं, जो मुस्लिम समुदाय है। मुस्लिम समुदाय। और हम लोग अगर इन लोगों को डिपोर्ट करना चाहे तो बांग्लादेश नहीं लेगा हम लोगों की तरफ से, क्योंकि हमारा तो उनके साथ तो कोई बॉर्डर सटा हुआ तो नहीं है। जी, तो इसलिए हमें उन लोगों को नेपाल से निकालने के लिए हमारे पास उतना मिलिट्री स्ट्रेंथ भी नहीं है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी भी उतना नहीं है, और हमें फिनेंशियली भी हम लोग कमज़ोर हैं। तो सिंस इट इज़ रिलेटेड विद भारत, हाँ, दैट इज़ वाई वी आर टॉकिंग विद भारत। वी कुड हैव टॉक्ड विद America, we could have talked with China. That doesn't solve the problem. जी, It has to go through Bharat. So this is a joint problem. अगर यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व न किया जाए तो मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक होगा। जैसे कि सर अभी बहुत सारे नेपाली लोग है, या बोलो नेपाल के पॉलिटिशियन बोल रहे हैं कि ये जो दंगा भड़का है, ये इंडिया के तरफ से इन्वेस्ट करके इंडियन लोग ही आकर ये दंगा भड़काने के लिए एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसा भी बोल रहे हैं। इसमें कितना सच्चाई है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया के जो RSS है वो नेपाल में
कई बार नेपाल में द्वंद्व भड़काने के लिए, नेपाल में दंगा भड़काने के लिए उकसा रहा है, लगानी कर रहा है, ऐसा न्यूज़ आ रहा था। अब ये वक्त में जो दंगा हुआ है इसमें भी इंडिया का ही हाथ है, वहीं से लोग आकर नेपाली को भड़काया है ये द्वंद्व भड़काने के लिए, ऐसा बोल रहे हैं नेपाल के पॉलिटिशियन या विश्लेषक भी। क्या मानना है आपको, इसमें कितना सच्चाई है? देखो सुमन भाई, सनातनी सभ्यता या हिंदू फेथ या सनातनी के अंदर जितने भी फेथ जन्मे हैं उनका एक्सपेंशन फोर्स से नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं हुआ। इवन बुद्धिज़्म को फोर्स से उसको एक्सपैंड नहीं किया गया ना जी। तो हमारा तो हिस्ट्री है कि हम लोग ने अपना फेथ कहीं भी फोर्स से नहीं फैलाया है। तो हम लोग यहाँ से होने की बात ही नहीं है। मोदी जी क्यों करेंगे? मोदी जी के लिए तो ये तो उनके लिए तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा प्रॉब्लम दूसरा नहीं हो सकता है देश के सिक्योरिटी के लिए। वो इतने ऐसे इमैच्योर तो नहीं है हमारे पॉलिटिशियन जैसे। हाँ, एक बात सुमन भाई का सही है कि वो लोग आए हैं भारत से, पर वो लोग हैं बांग्लादेशी मुसलमान। अब यहाँ पर जो बॉर्डर उस पार भारत के तरफ से मोदी जी के जितने भी एडवर्सरीज हैं, जितने भी दुश्मन हैं, जितने भी उनका जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं, वो लोग यहाँ पर इंस्टेबिलिटी करके उस फोर्स को स्टेबल करना चाहते हैं ताकि मोदी जी डिसेबल हो जाए। वो लोग, वो मैं मान रहा हूँ, वो तो मैं कह ही रहा हूँ ना जी। वो लोग प्योर इंडियन हैं, जो लोग बाहर से मदद कर रहे हैं, जो यहाँ पर आकर दंगा कर रहे हैं, दे आर ऑल बंगालीज, बांग्लादेशी, नॉट बंगाली। जैसे यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, आपने बताया भी है कि जो यहाँ की सिचुएशन है ये टेररिज्म का शेल्टर बनने वाला है, आपने ऐसा दावी किया है। अब ऐसे माने तो इंडिया को भी इस बात से खतरा होगा, जो नेपाल के पड़ोसी मुल्क है उनको भी इससे खतरा होगा। अब सब मिलकर क्या करना चाहिए होगा? आपका क्या राय है अभी के वक्त में? इंडियन सरकार को, नेपाल सरकार को क्या राय है अभी के वक्त में आपको? अगर ये जगह टेररिस्ट का शेल्टर बनने के लिए ना दिया जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार ने क्या कदम उठाना चाहिए? आपका क्या मानना है? देखो सुमन भाई, मोदी जी को तो कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है जी, क्योंकि द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। मोदी जी को इसका जो असर पड़ना है वो मोदी जी को अच्छी तरह से मालूम है जी। 12 साल से वो लोग भारत में मोदी जी यही तो झेल रहे हैं, यही तो झेल रहे हैं। अभी सनातनियों का पुनरुत्थान हो रहा है भारत में जी। उसी को कमज़ोर करने के लिए इंटरनेशनल फंडामेंटलिस्ट लोग और भारत का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है जी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है और जो टेक्निकल ग्रोथ है, हाँ, उससे अमेरिका परेशान है, इवन चाइना परेशान है। तो ये सब फैक्टर मोदी जी के अगेंस्ट है। तो वो क्यों करेंगे? वो तो कुछ नहीं करेंगे, उनको समझना नहीं है। उनको बालन जी से मिलकर बालन जी को समझाना है जी। अब बालन जी समझते कि नहीं समझते, मेरे ख्याल से बालन जी को इस लाइन में हम लोग तो लास्ट 6 डेज से बोल रहे हैं ना नेपाली में, तो जी, बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी पॉलिटिकल फिगर्स या और आम जनता को भी मालूम हो गया मेरा दृष्टिकोण क्या है, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है। अगर उसमें सत्यता है तो बालन जी को इसको एक्सप्लोर करके मोदी जी से सीरियसली बात करके एक जॉइंट एक्शन लेना चाहिए जी, दोनों देशों। उसके बाद जिस दिन नेपाल और भारत जॉइंटली इसको टैकल करेगा उस दिन चाइना साथ देगा, मुझे इतना विश्वास है। लेकिन जब तक भारत और नेपाल इसमें जॉइंटली नहीं फेस करते तब तक चाइना भी एक मुंह
दर्शक वो रह के रह जाएगा, वो चुप लो के बैठेगा। उसको भी मोदी जी कमज़ोर ही चाहिए, जी उसका तो कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, इसीलिए वो साथ साथ चल रहा है। लेकिन अगर मोदी जी कमज़ोर हो जाए तो चाइना भी उसको साथ देगा। इसलिए पहले मोदी जी और बालन जी को बैठ के बात करना चाहिए। अभी कल से मैं थोड़ा सा आशावादी हूँ, क्योंकि अब वो ओपन में आ चुके हैं। ओपन में आने के बाद मेरे ख्याल से अब आज से कुछ पुराने डिप्लोमेट्स, पुराने एम्बेसडर्स, पुराने भारतीय पॉलिटिक्स को समझने वाले, वो ब्रिटिश एरा का नहीं, अभी का जो लास्ट 2 डिकेड्स का जी पॉलिटिक्स और भारत का इकोनॉमी ग्रोथ और सोशल स्टेबिलिटी जिसको समझ में है, उनसे अगर बात करके, जी बात समझ के वो अगर मोदी जी के पास जाएं तो आई थिंक वी कैन सेव नेपाल। इट इज़ सेविंग नेपाल। जी ओके सर, आपने ये महत्वपूर्ण टाइम देकर आज हमारे साथ ये बातचीत किया और नेपाल में जिस सिचुएशन है उसके बारे में विस्तृत से बताया, उसके समाधान के बारे में बताया, इंडिया में होने वाले चुनौती के बारे में भी बताया। इस समय और इस संवाद के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद सर।